जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फंक्शन। हालांकि यह फंक्शन आपको पिछले क्लास 11 में भी पढ़ाया जा चुका है। अगर आप उसको देख लिए होंगे तो आपको फंक्शन समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसके पहले जो है आप लोगों को रिलेशन बताया गया और RS अग्रवाल बुक से रिलेशन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए गए। तो बच्चों आज हम लोग फंक्शन को शुरू करेंगे और फंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो बुक RS अग्रवाल से बनाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। उन बच्चों में से 60% ऐसे बच्चे हैं जो चैनल से पढ़ तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देख लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फंक्शन को समझते हैं। आज जो है हम लोग फंक्शन को सीधा सीधी नहीं समझेंगे, इसके पूर्वज से समझना शुरू करेंगे, यानी कि इसका खानदान पूरा उल्टेंगे पलटेंगे, तब उसके बाद इस फंक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप लोग सेट पढ़े होंगे और सेट को जो है आप क्लास 11 में पढ़े, बहुत सारे सिलेबस में तो क्लास 9-10 में ही सेट जुट जाता है। और यह जो सेट होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो इस तरह का परिभाषा तो आप लोग, डेफिनेशन तो आप लोग पढ़े होंगे। सेट के डेफिनेशन के बाद आप लोग को ये पता होना चाहिए कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, i जो है सेट ऑफ इंटीजर है, r जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये सारे सेट बनते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं। इसके बाद आपको याद होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सेट को। मान लीजिए 1, 2 और 3 ये आपका एक सेट है, ए हम लेते हैं, और बी जो लेते हैं आपका 3, 4 और यह 5, तीन ही एलिमेंट लेते हैं। और इसके बावजूद भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं एक एक सेट में, समझ गए। तो आप सेट पढ़ने के बाद आपको लास्ट में बता दिया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या करते थे, A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, A क्रॉस B भी निकाल सकते हैं, B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं और B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका दिया गया है, अगर हम A क्रॉस B को निकालें तो 1 3 एलिमेंट हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा और यह आपका 2 3 2 4 2 5। इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, कहने का मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका दूसरा नाम होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को सिखा दिया, आप लोग सीख गए। तो अब क्या हुआ कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ एगो रूल लगा दिया गया, तो हमारा रिलेशन बन गया। रूल लगा दिया गया तो क्या बन गया, रिलेशन बन गया। और यह रिलेशन में क्या रूल लगा दिया गया, तो ये कहा कि भैया रिलेशन जो होता है ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। अगर A हालांकि डोमेन होता है, B जो है कोडोमेन होता है, कोई भी सेट A और B का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमारा रिलेशन जन्म होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, तो ये तो A क्रॉस B देख रहे हैं आप। एक रिलेशन हमने ऐसा सोचा जिसमें कि यह ऑर्डर्ड पेयर हो A B का, सच दैट A प्लस B इक्वल टू आपका 5 हो। तो अब देखिए इसमें 1 + 3 करते हैं तो 5 नहीं होता है, 1 + 4 करते हैं तो यह 5 हो जाता है ना। 1 + 4 इसका एलिमेंट हो जाएगा 4, और जो भी एलिमेंट आने का है जिसका सम 5 होता है वो आता चला जाएगा। थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं और हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि बेसिक से अगर आप देखते हैं, शुरू से आप देखते हैं तो एक सिस्टम में आपको याद भी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखे और रिलेशन भी सीखे। रिलेशन का लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं शुरू से तो देख सकते हैं। अब देखिए कि रिलेशन में ही कुछ सेटिंग किया गया, तो हमारा यह बन गया फंक्शन बन गया। यह जो आप सेट A और B देख रहे हैं, इसका पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिखाते हैं हम। पिक्टोरियल डायग्राम, ये पिक्टोरियल डायग्राम कैसे बनता है, A है ना, तो A के लिए एक हम लोग अंडा ले लेंगे और उसके बाद 1 2 3 आपका लिख देंगे।
बी के लिए भी एक अंडा बनाएंगे। अब किसका अंडा है ये हमको पता नहीं है, आप लोग पता लगा लीजिएगा। इसमें जो है 3 4 5 और भी एलिमेंट होते तो और भी लिख लेते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो 1 का रिलेशन 3 से 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5, 3 3 3 4 और 3 5, मतलब प्रत्येक एलिमेंट इधर के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कुछ हम लोग लेके बना देते हैं रिलेशन। अब फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए इसको ध्यान से देखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू बी। ये नियम बनाया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू बी। एक नियम ये लगा दिया, किस में लगाया, इस रिलेशन में लगाया। और दूसरा नियम इसमें लगाया कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। अब देखिए रिलेशन में जो है कुछ कुछ कंडीशन जो फिट किया गया, यही 2 कंडीशन फिट कर दिया तो वो बन गया आपका क्या कहते हैं फंक्शन। अब ये क्या कह रहा है कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए शुड रिलेटेड टू बी। ए का जो हर एक एलिमेंट होगा, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए का हर एक एलिमेंट जो है बी से रिलेटेड हो, ये बोला। उसके बाद बोला कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पर 1 का रिलेशन सिर्फ एक से होना चाहिए, जैसे 1 3 1 4 1 5 हो गया है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तब ये जो है रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि ये कहता है कि अगर ए में आपका मान लीजिए 1 2 3 4 5 एक दूसरा सेट सोचते हैं, और उसके बाद बी में जो है ए बी सी डी ई होना चाहिए, यहाँ पर एफ भी ले लीजिए, इसका हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए इस तरह से। जैसे देखिए 5 जो है डी से जुड़ा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू बी। बी के एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, एलिमेंट ऑफ बी लिख लीजिएगा, है कि ना, थोड़ी सी सुधार कर लीजिएगा, एलिमेंट ऑफ बी। तो इसमें देखिए हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है बी से। अब कहता है कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी मतलब कि ए का जो एलिमेंट होगा 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे इसको फिगर में समझ लीजिए, 1 2 3 4 ये 5 है आपका, और यहाँ पे आपका ए बी सी डी ई एफ है। ये मान लीजिए 1 का रिलेशन ए से है, तो 1 का रिलेशन सी से भी नहीं हो सकता है, सी से भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आप कर देंगे ना तो हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर आप एक एलिमेंट का रिलेशन एक से रखते हैं तब हम जो है फंक्शन बोलेंगे। तो ये 2 कंडीशन लगा के जो है फंक्शन बना दिया गया। अब लीजिए फंक्शन को पढ़िए। अब देखिए फंक्शन का डेफिनेशन समझिए। फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट then a rule f। अब इसी रूल को जो है आप रिलेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैदा तो हुआ है रिलेशने से, रिलेशन ही ना इसका बाप हुआ। समझ गए बात को। देन ए रूल यानी कि रिलेशन which associates each element of A with the unique element of B, है ना, is called रिलेशन। इसी को रिलेशन कहा जाता है, और इसी को हम लोग सिंबॉलिकली जो है लिख सकते हैं f ऑफ a फ्रॉम a टू
बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन में यही बात कहा गया जो इस रिलेशन से फंक्शन पे लाया, रिलेशन में जो खास खास कंडीशन को पुट किया, ये दोनों जो पुट किया, यही चीज यहाँ आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी, बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, है ना, विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ यूनिक शब्द जो जोड़ दिया ना, तो इतना सारा लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो इसी यूनिक को जो है ये इतना बड़ा करके किस तरह से बोला, नो एलिमेंट ऑफ ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, शुड रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी, जो कि बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंध रखता हो, जुड़ाव रखता हो, है ना, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो वही चीज को यहाँ शॉर्ट में क्या कर दिया गया कि यूनिक एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपका, आपको इसी को याद रखना है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि यह जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यह फंक्शन जो है आपका जी फ्रॉम एन टू एन भी हो सकता है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कोई फंक्शन जी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि कोई फंक्शन अगर रिलेशन आर से, आर कहने का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक जुड़ाव हो उसका, यानी कि रियल नंबर से शुरू हो, रियल नंबर ए के स्थान पे आ जाए, रियल नंबर बी के स्थान पे आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि इस रिलेशन में डोमेन और कोडोमेन होता है, तो उसी तरह से इसमें भी डोमेन और कोडोमेन होता है। इसमें ए को हम लोग डोमेन कहते हैं और बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, यानी कि सेट ए इज कॉल्ड डोमेन और सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो रेंज को समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बात को समझेंगे हम लोग, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि ये रहा आपका फंक्शन, है ना, और ये फंक्शन का जन्म हुआ है रिलेशन से ही, और यह फंक्शन फ्रॉम ए टू आपका बी हो गया। इसी फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है मैपिंग भी होता है। देखिएगा कोई अगर पूछ दिया कि भैया मैपिंग क्या होता है, तो वहाँ हड़बड़ाइएगा नहीं, दिमाग को घुमाइएगा कि कहीं आप मैपिंग आप जरूर पढ़े हैं, फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग कहते हैं। अब देखिए ये ए और से लेकर बी तक है। एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू 2x आपका लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी रखते हैं। तो ये सारा जो वैल्यू है आपका क्या है, नेचुरल नंबर का है। और इसके बाद जब y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, 1 रखते हैं तो हमको 2 मिलता है, 2 रखते हैं तो 4 मिलता है, फिर 3 रखते हैं तो 6 मिलता है। तो इस तरह का वैल्यू हमको मिलता है, तो यह भी नेचुरल नंबर है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक कहेंगे। समझ गए बात को। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि नेचुरल नंबर नहीं रख के हम लोग जो है रियल नंबर रखते हैं, क्या नंबर रखते हैं, रियल नंबर, 1 भी रखते हैं, 1.2 भी रखते हैं, 1.86 कुछ भी रख देते हैं, √3 इरेशनल नंबर भी रख देते हैं। तो इस तरह के नंबर को अगर रखते हैं तो उसी तरह से जो हमको मिलता है, जैसे यहाँ इसके बदले में 2 मिला आपको, इसके बदले में आपको क्या मिला, ये मिला 2.4 मिला। तो यह x का वैल्यू जो हम रखते हैं r, उसी तरह से हमको यहाँ पर जो इसका वैल्यू y का वैल्यू मिलता है, यह r का ही एलिमेंट होता है। तो इस तरह से हमारा यह जो फंक्शन हो गया फ्रॉम r टू r हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज जो सिंबल है आखिर क्या चीज को प्रदर्शित करता है ना, सेट को प्रदर्शित करता है। और इस सेट पर बड़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर यहाँ जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को
और समझ लेना है कि अगर ये आपका कोई सेट ए है और यह फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और बी में जो है हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ ले लिया और यहाँ फंक्शन एफ है आपका 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है डी से, 3 रिलेटेड है ई से, 4 रिलेटेड है बी से और 5 रिलेटेड भी है आपका बी से। तो यहाँ घबराइएगा नहीं कि यहाँ 5 भी बी से रिलेटेड है, 4 भी बी से रिलेटेड है, ई कैसे हो गया? ई होता है, ये होता है। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए कि डेफिनेशन आपका कहता है कि हर एक एलिमेंट इंगेज हो, इसका हर एक एलिमेंट क्या हो? रिलेटेड हो। तो सब एलिमेंट रिलेटेड है ना। उसके बाद देखिए हर एक एलिमेंट जो है यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। 1 जो है ए से रिलेटेड है, 2 जो है डी से रिलेटेड है, 3 जो है ई से रिलेटेड है, 4 जो है बी से रिलेटेड है, 5 भी बी से रिलेटेड है। तो 4 के लिए भी बी यूनिक है। एक के गुना है भैया। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक होता है। आप लोग क्लास 10 में पढ़ते होंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक में आता होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक एक ना सॉल्यूशन हुआ। तो देखिए ये 4 जो है रिलेटेड है एक एक से नहीं रिलेटेड है, 5 भी रिलेटेड है एक एक से रिलेटेड है। तो इसीलिए यह फंक्शन होता है। हालांकि यह मेनी फंक्शन होता है। फंक्शन का प्रकार के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से बताएंगे। तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 1 का जो है इमेज ए बनता है। तो हमको अगर पूछेगा कि इमेज ऑफ 1 क्या होगा तो कहेंगे ए है। फिर पूछेगा कि इमेज ऑफ 2 कितना है भाई तो कहेंगे इमेज ऑफ 2D है। उसके बाद पूछेगा कि इमेज ऑफ 5 क्या है तो हम बता देंगे B है। तो इमेज आप लोग समझ गए। अब देखिए अब इसको उल्टा करके अगर पूछा जाए तो ऐसे कहेगा आपको, देखिएगा है ना, कहेगा कि प्री इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ ए। तो प्री इमेज ऑफ ए का प्री इमेज जो है 1 हो गया। कहेगा प्री इमेज ऑफ ये डी, ये बी का प्री इमेज। तो बी का प्री इमेज जो है आपका क्या हो गया? 4 भी हो गया और उसके बाद 5 भी हो गया। तो प्री इमेज दो को हो सकता है। समझ गए बात को? अब प्री इमेज ऑफ डी, डी का प्री इमेज क्या होगा? तो डी का प्री इमेज जो है आपका 2 हो जाएगा। तो इमेज और प्री इमेज तो समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग जो है रिलेशन में रिलेशन वर्ड को पूरी तरह से छोड़ने जा रहे हैं, है ना। पूरी तरह से अब रिलेशन वर्ड को यूज ही नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या यूज करेंगे? 1 का रिलेशन ए से नहीं कहेंगे, 1 प्री इमेज, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज डी, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। अगर फंक्शन के डेफिनेशन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन किस किस कंडीशन में हम लोग नहीं कह सकते हैं। अब जैसे हम शुरू में ही बताए थे पिक्टोरियल डायग्राम, ये तो आपका सेट ही है, ये भी आपका सेट ही है। अब यदि ऐसा हो, सिचुएशन 1 को हम लोग देखते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 है और उसके बाद A B C D E F है। 1 का रिलेशन है, 2 का रिलेशन है, 2 का इमेज है B, 3 का इमेज है C और 5 का इमेज है E। लेकिन जो है 4 का इमेज नहीं है डिफाइन। अब हम अपने मन से, ऐसा कंडीशन आ गया आपको कि 4 का इमेज के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, 1 2 3 और 5 के इमेज के बारे में बताया और 4 के इमेज के बारे में नहीं बताया। तो डेफिनेशन फेल हो गया ना। वहाँ तो कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। तो हर एक एलिमेंट जो है ए का रिलेटेड होना चाहिए किससे? बी से। यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए का इमेज हो आपका बी में। तो यहाँ 3 का इमेज नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि नॉट ए फंक्शन कहेंगे, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। और एक दूसरा कंडीशन जो होता है जिसमें फंक्शन नहीं होता है, इसको भी समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 है आपका और ये आप
आपका ए बी सी डी ई एफ जी है, कुछ भी है, तो ये सब जो है पिक्टोरियल डायग्राम है सेट का, हालांकि यह सेट ही है। अब देखिए कि 1 का इमेज वो ए है, 2 का इमेज बी है, 2 का इमेज डी भी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज ई है, 5 का इमेज एफ है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 का जो है बी और डी दो इमेज हैं, यानी कि 2 हैज 2 इमेजेज, है ना। एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेज दैट इज नॉट यूनिक। यूनिक तो नहीं हुआ भैया ये, और ये डेफिनेशन कहता है कि यूनिक होना चाहिए, है कि नहीं। यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ तो दो को एलिमेंट से रिलेटेड है। ये बड़ा खराब आदत का टू लग रहा है हमको, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि नॉट ए फंक्शन, और इसको हम ढकेल के कह देंगे कि भैया तुम जो है फंक्शन बनने लायक नहीं है रे बेहुदा, तुम जाके रिलेशन ही बनो। ये रिलेशन हो सकता है, ये भी रिलेशन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए फंक्शन में आप लोग को कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, ये जो सिचुएशन हम लोग बताएं कि किसी भी 2 एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए और फंक्शन के डेफिनेशन को बार बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तब हमको बताइएगा, हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे फिर से बताने का। अब देखा जाए, अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन कितने तरह का होता है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस करके ही निकालते हैं, है कि नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर चलिए ये तो समझ गए आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका उपयोग जो है हम लोग समझने में कर लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में। तो टाइप ऑफ फंक्शन में यहाँ पर देखिए एक तरह का ये फंक्शन, अब ये फंक्शन बन गया क्योंकि इसमें हम क्या किए कि 4 का इमेज जो है डी बना दिए। तो इसमें क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज आपका बी में मिल रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में एक टाइप का फंक्शन हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर 1 2 3 4 5 है और उसके बाद यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ हैं, तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का भी इमेज सी है, 5 का इमेज डी है। तो सेम यही कंडीशन है यहाँ पर। देखिए 4 का भी इमेज बी था, 5 का भी इमेज बी ही था। यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि 4 का इमेज जो है सी है और 3 का भी इमेज सी है, सेम कंडीशन है। तो इसमें 2 फंक्शन, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इमेज जो है आपका बी में मिल रहा है। तो 2 ही नहीं हो सकते हैं, ये आपका 1 सी भी हो सकता है, 1 का रिलेशन सी से, 2 का रिलेशन 2 का इमेज सी भी हो सकता है, 3 का इमेज भी सी हो सकता है, 4 का भी इमेज सी हो सकता है, 5 का भी सी हो सकता है। तो हम यहाँ पर भी इसको फंक्शन कहेंगे क्योंकि 1 के लिए भी सी यूनिक है, 2 के लिए भी सी यूनिक है, 3 के लिए भी सी यूनिक है। क्योंकि अगर आपके घर में भी एलजी है रेफ्रिजरेटर, मेरे घर में भी एलजी रेफ्रिजरेटर है, लालदेव बाबू के यहाँ भी एलजी का ही रेफ्रिजरेटर है, रामजी प्रसाद के यहाँ भी एलजी का ही रेफ्रिजरेटर है। तो लेकिन सबके लिए तो यूनिक है ना भैया, मेरे लिए तो एक ही ना है। कोई मांगने के लिए आएगा कि है भैया आपके मोहल्ले में तो 5-5 गो एलजी का रेफ्रिजरेटर है, आप हमको दे दीजिए ना। तो हम बोलेंगे उसको, कहेंगे अरे मेरे लिए तो एक ही गो ना है, मेरे मोहल्ले में 5 गो है तो उससे क्या मतलब है हमको। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, समझ गए, इसके लिए यूनिक है। तो इस कंडीशन में भी यह फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए इसके आधार पर मेनी वन फंक्शन का निर्माण हुआ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेनी वन फंक्शन, और इसके आधार पर जो है एक फंक्शन का टाइप बना 1 1 फंक्शन बन गया। क्लियर है।
तो यह वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन जो है किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। ए उसमें इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें ए इन्वॉल्व होता है क्या बनाने के लिए, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन बनाने के लिए। अब बी भी इन्वॉल्व होता है तो उससे हमारा इनटू और ऑन टू फंक्शन बनता है। तो कैसे बनता है इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको समझने के लिए अब यही एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो आपका सेट है, ये भी सेट है, सिर्फ यहाँ पर ये जो है आपका पिक्टोरियल डायग्राम है। क्या है भैया, पिक्टोरियल डायग्राम है ना। ये आपका ए बी सी डी ई एफ है, 1 2 3 4 5 है। 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 ई से रिलेटेड है, 4 सी से रिलेटेड है, 5 डी से रिलेटेड है। समझ गए, यानी कि 5 का इमेज डी है, 4 का इमेज सी है, 2 का इमेज 5 है, 1 का इमेज ए है। इस तरह से है। अगर ऐसा हो जाए आपका कि इसमें हर एक कोई एक एलिमेंट बचा रह जाए, सभी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं हो, है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, प्री इमेज MAGE, ऑल एलिमेंट ऑफ बी हैज नो प्री इमेज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पर ई का प्री इमेज था, डी का प्री इमेज था, सी का प्री इमेज था, बी का प्री इमेज था, ए का प्री इमेज था, तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। एफ का प्री इमेज नहीं था। अब ऐसा हो जाए कि ए बी सी डी ई एफ हो और उसके बाद जो है इधर 1 2 3 4 5 हो, है ना। मान लीजिए एफ नहीं हो, तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज ई है, 5 का इमेज डी है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी का जो है सब एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है। तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको याद रखना है, इनटू और ऑन टू बनाने के लिए प्री इमेज कहेंगे। तो अब इसमें जो है इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। यही क्या कहते हैं समझ के हम लोग इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप बड़े हो जाइएगा, आपका शादी ब्याह होगा ही, बच्चा बुतरू तो होगा ही। अब फिर जब आपका बच्चा पूछ देगा कि पापा जी ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, इन टू फंक्शन किसको कहते हैं, वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, और मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा कि तुरंत किताब कॉपी दौड़ के लाओ। तो उसको समझा दीजिएगा मुँह से। फंक्शन डेफिनेशन याद रखिएगा आप लोग। समझनेशन को देखने से पहले एक चीज़ इसी में आप लोग ये समझ लीजिए कि रेंज हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, आप लोग समझ गए कि सेट ए को हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और बी को हम लोग रेंज कहते हैं, सॉरी कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जो है डोमेन है, बी कोडोमेन है, ए डोमेन है, बी आपका कोडोमेन है। और रेंज को समझने के लिए रेंज ये कहता है आपका क्या कि रेंज एफ इक्वल टू, इसको एफ ए भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एफ एक्स यानी कि इस बी का एलिमेंट आता, चूंकि एफ ए जो है बी का ही एलिमेंट है, और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। अभी जो ये सिंबल सब देख रहे हैं इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब हम समझाते हैं। आप ये तो बोलता है कि जो जो आपका इमेज बना, यही सब जो इमेज बना उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो इमेज बना है ना, डी बना था इमेज, ई भी बना इमेज, लेकिन यह एफ इमेज नहीं बना, तो इसीलिए इसको रेंज में शामिल नहीं करेंगे। रेंज में शामिल उसी को करेंगे जो कि इमेज है, जो कि इमेज है। यहाँ पर एफ इमेज नहीं है तो ये रेंज में शामिल नहीं होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए कि अगर हम पूछें कि रेंज क्या है आपका, तो ए बी
भी इमेज बन रहा है, सी भी इमेज बन रहा है 3 का, डी भी इमेज बन रहा है, सॉरी डी भी इमेज बन रहा है 5 का। तो ए, बी, सी और डी ये सब को हम लोग रेंज कहेंगे, लेकिन ई, एफ को हम लोग नहीं लेंगे और इस तरह से हमारा रेंज बन जाएगा। समझ गए? यानी कि जो जो इमेज बन रहा है उसी को रेंज कहेंगे, जो छूट गया उसको छोड़ देना है। तो वो सब किस में शामिल होगा? वो सब शामिल हो जाएगा आपका कोडोमेन में। जैसे कोडोमेन बोलेंगे तब ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, सी को भी लेंगे, डी को भी लेंगे, ई को भी लेंगे, एफ को भी लेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो आइए अब इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। हालांकि क्या होता है 1 1 ऑन 2 मैनी 1, ये सारे चीज़ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसके डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं कि 1 1 फंक्शन में को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम जो होता है इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। देखिएगा यहाँ इफ लग के काहे न काम चलाया, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा। हालांकि यह लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है और वह किसी चीज पर दबाव डालने के लिए इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये ही होना चाहिए, दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। इसको दबाव के रूप में लाने के लिए हम लोग इफ एंड ओनली इफ का उपयोग करते हैं। तो कहता है कि इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, मतलब कि ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए बी में अलग अलग इमेज हो। यानी सीधी भाषा में समझिए ना कि हर एक एलिमेंट जो ए का होगा ना उस सब का एक एक गो इमेज ही बनेगा, एक के गो इमेज बनेगा। 2 गो इमेज बनेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। एक गो इमेज निश्चित रूप से अगर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ है। एक को एक का इमेज, यानी कि 4 का इमेज डी, 5 का इमेज डी, एक एलिमेंट का एक इमेज बने तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपका x1 एंड x2 जो है एलिमेंट हो a का, है ना, तो यह fx1 और fx2 अगर बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से x1 भी जो है x2 के आपका बराबर ही होगा। इस चीज को दिमाग में घुसाइए। कहने का मतलब कि इसी 1 को x1 माने, इसी 1 को हम लोग x2 माने, तो निश्चित रूप से x1 और x2 बराबर होगा ही, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो जब ये दोनों एक ही हैं, 1 ही है दोनों, तो निश्चित रूप से इसका जो इमेज बनेगा a, यहां पर देखिए यह भी a आएगा, यह भी a आएगा। समझ गए बात को? यहाँ पर f1 लिए तो a आता है, f फिर 1 ले लिए तो क्या आता है? a आता है। अगर ये दोनों बराबर होगा तो यह दोनों भी बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहते हैं 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन इसको लिखने का मतलब इसलिए यही मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए कि मेनी 1 में क्या हो जाता है, मेनी 1 फंक्शन में कि x1 एंड x2 जो है आपका एलिमेंट हो a का, और यहाँ पर fx1 जो है आपका fx2 के बराबर होगा, है। लेकिन यह जो है x1 जो है x2 के बराबर नहीं होगा। ऐसा कंडीशन आता है किसमें? मेनी 1 में आता है। इसीलिए हम इस चीज को आपको समझाएं कि 1 1 में ऐसा ही होता है, मेनी 1 में ऐसा हो जाता है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। एग्जांपल के मदद से हम लोग समझने के लिए एक फंक्शन लेते हैं जो कि डिफाइन है r से लेकर r में। अगर यहाँ पर fx y इक्वल टू fx इक्वल टू हम लोग 3x लिख लेते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर लिख लेते हैं। समझ गए? अब देखिए इसमें जो है हम x1 और x2 दो एलिमेंट हमको उठाना है। तो एक एलिमेंट हम लिए यहाँ पर 1
और दूसरा एलिमेंट लिए हम लोग यहाँ पर -1, और यहाँ पर एक एलिमेंट 1 लिए और दूसरा एलिमेंट -1 लिए। अगर 1 इसमें रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, अगर -1 भी रखते हैं तो ये आपका 1 ही आता है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है बराबर नहीं है, x1 और x2 बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो वैल्यू fx आया fx1 और इसका जो वैल्यू fx2 ये आपका fx1 है और ये आपका fx2 है। देखिए दोनों बराबर है ना, तो वही कंडीशन है ना। ये जो कंडीशन आपका है किसका है, मेनी वन का है, याद रखिएगा। और मेनी वन का डेफिनेशन जो है कोई खास नहीं है, ए फंक्शन जो कि नॉट ए वन फंक्शन, मतलब कि ए फंक्शन फ्रॉम A to B is said to be many one function if and only if it is not 1 अगर यह 1 नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, many one हो जाएगा। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, 1 के कंडीशन में आपको एक चीज और ये समझ लेना है कि भैया x1 और x2 ए का एलिमेंट है, इसका डोमेन का एलिमेंट है, और यहाँ पर x1 x2 जो है इसका डोमेन का एलिमेंट है। अगर यह fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होता है तो निश्चित रूप से x1 नॉट इक्वल टू x2 ही होगा। ये आपका 1 का कंडीशन कहता है, ये आपका क्या कहता है, 1 का कंडीशन कहता है। लेकिन मेनी वन का कंडीशन हमेशा यही कहता है कि अगर x1 x2 दो एलिमेंट हो और यह fx1 और fx2 जो है आपका बराबर हो सकता है, जबकि x1 जो है नॉट इक्वल टू x2। क्लियर है? बस ये चीज अगर समझ गए तो इसी समझ के आधार पर जो है हम लोग 1 को प्रूव करेंगे और मेनी वन को भी प्रूव करके दिखाएंगे उसको। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर आपका आता है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा। इसमें यह कहता है कि ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। समझ रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में हम लोग IFF भी लिखते हैं, याद रखिएगा, IFF भी लिखते हैं, इफ लिख देते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a। यानी कि ये कह रहा है कि b का प्रत्येक एलिमेंट जो है a के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, तो वो जो फंक्शन होता है आपका ऑन टू फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका f फ्रॉम a टू b है, a में हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और b में एलिमेंट a b c d e f हैं। कहता है क्या कि ईच एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज, यानी कि a भैया इमेज है। जैसे मान लीजिए कि यह इस तरह से रिलेटेड है, यह इस तरह से आपका इमेज बनाता है कि अब इसको समझिए, a को देखते हैं, a से पूछते हैं क्या रे तुम्हारा, क्या तुम इमेज है किसी का, तो कहेगा हाँ भैया हम 1 का इमेज है। b से पूछेंगे बोलो तुम किसी का इमेज है रे, तो कहेगा कि हम 2 का इमेज है। और c को पूछेंगे कि तुम किसका इमेज है, तो ये 3 का बता देगा। लेकिन ये f को अगर पूछेंगे हम कि माफ करेंगे e को अगर हम पूछेंगे कि बताओ भाई तुम किसका इमेज है, तो इसका तो मुंडी झुकिए जाएगा ना, ये उदास हो जाएगा ना, इसका तो कोई इमेज नहीं है, ये तो किसी का इमेज नहीं है। जब ये किसी का इमेज नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। क्योंकि ऑन टू फंक्शन कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a। ए क्या मतलब कि हर एक बी का जो हर एक एलिमेंट है इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर ई जो है इमेज नहीं है, इसीलिए इनटू फंक्शन कहेंगे। अब यदि ऐसा हो जाए कि 1 2 3 4 5 लिए हैं और इसमें ए बी सी डी को हटा दिए, ई और एफ ले लिए हैं, 1 का इमेज A, B2 का इमेज B, 3 का इमेज C, 4 का इमेज E, 5 का इमेज F, और ये फंक्शन है आपका। तो यह जो है आपका
ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऑन टू अगर फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो उसका नियम है क्या कि सभ्य एलिमेंट बी का सब एलिमेंट जो है इमेज होना चाहिए। यानी कि बी का हर एक एलिमेंट जो है ए के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर रेंज में भी आपने पढ़ा होगा, रेंज में आपने क्या पढ़ा कि रेंज में वैसा ही सब एलिमेंट को हम कलेक्ट करते हैं जो कि इमेज होता है, जो कि इमेज होता है। अब देखिए इनटू फंक्शन से जो हम लोग रेंज निकालेंगे वो क्या क्या हो जाएगा, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे इसको देखिए। ए देखिए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका, डी भी आ जाएगा आपका, और ई नहीं आएगा क्योंकि ई का प्री इमेज नहीं है, और यहाँ एफ आ जाएगा। तो ये आपका रेंज, इस फंक्शन के रेंज में ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब इसका कोडोमेन लिखने के लिए कहा जाए तो कोडोमेन में हम क्या लिख सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट को कोडोमेन में हम समझेंगे, यानी कि ए बी सी डी और ई भी आ जाएगा और एफ भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कोडोमेन और रेंज दोनों क्या बराबर है, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पर रेंज जो है नॉट इक्वल टू कोडोमेन है आपका, तो दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या है, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रेंज जो है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। क्या है, अब इसमें जरा सा सोचिए, इसमें हम लोग अगर रेंज के बारे में सोचें, है ना, इस एग्जांपल में, तो रेंज जो है हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज जो लिखेंगे ए का प्री इमेज है, बी भी है, बी का भी प्री इमेज है, सी भी इमेज है, ई भी इमेज है और एफ भी इमेज है। अब इसका जो है हम लोग कोडोमेन लिखते हैं, कोडोमेन लिखते हैं। तो कोडोमेन जब लिखेंगे तो सब एलिमेंट आ जाएगा, ए बी सी और ई और एफ, ये सब एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है रेंज जो होता है, रेंज में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट जो है आपका कोडोमेन में भी होता है। अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए, शॉर्टकट में ये समझिए, तो भी हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। इसीलिए कहीं कहीं जब प्रॉब्लम बनाइएगा ना आप लोग, तो आपको वहाँ पर कहेगा कि भैया रेंज जो है इसका कोडोमेन के बराबर है, इसीलिए हम इसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे, और आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए बात। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे डेफिनेशंस आप लोग समझ गए होंगे। अब इस क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और अगले वीडियो में कुछ छूटे हुए कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, और ये सारा प्रॉब्लम जो है हम लोग बुक RS अग्रवाल से ही बनाएंगे, और आने वाले समय में हम लोग NCERT से भी बनाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय